हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो हु इस्टेब्लिश दिस लॉज? इन लॉज को किन्होंने दिया था? 16th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट थे, जॉन्स केपलर। क्या नाम था? जॉन्स केपलर, जिन्होंने इन लॉज को दिया था। क्लियर? इन्होंने क्या बताया था इन लॉज के थ्रू? मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में, कि भाई जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं। क्लियर? और यही लॉज के थ्रू हम सैटेलाइट के मोशन को भी बताते हैं, जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद केपलर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को डिस्कस करने से पहले हम एक पॉइंट है जिसे क्लियर कर लेते हैं, एक बार उसका आइडिया ले लेते हैं। दैट इज़ एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है ना? सर्कल के बारे में कैसा होता है, सर्कल की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है ना? ऐसे ही एलिप्स, एलिप्स होता है, उसकी शेप क्या होती है? ओवल शेप होती है। क्या होती है? ओवल शेप होती है, कुछ इस तरह की। कैसी शेप होती है? ओवल शेप होती है। क्लियर? और इस जैसे हमारा सर्कल का क्या होता है? सर्कुलर पाथ बोल देते हैं। ऐसे ही एलिप्स में इस पाथ को क्या बोलेंगे? इलिप्टिकल पाथ। क्लियर? कौन सा पाथ बोलेंगे? इलिप्टिकल पाथ। इसमें क्या होता है? एक माइनर एक्सिस होती है और एक होती है मेजर एक्सिस। क्लियर? इतने को बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस, और इसको बोलेंगे हम सेमी माइनर एक्सिस। और सेमी माइनर एक्सिस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर एक्सिस को ए से। क्लियर? जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, वैसे ही एलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम F2 से। क्लियर? और इन दोनों को अगर मैं साथ में बोलूँ कि भाई दो फोकस, मतलब इनको बोलेंगे हम टू फोकई। एक एलिप्स में कितने फोकस होते हैं? टू होते हैं, या सिंपली टू फोकई होते हैं। क्लियर? अगर एक को बोलूँ तो वन फोकस। क्लियर? एलिप्स का आइडिया हो गया होगा आपको यहाँ से, है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट विद केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? सिंपली इट स्टेट्स दैट प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है हमें क्या बता रहा है कि केपलर फर्स्ट लॉ में बता रहा है दैट प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड कैसे पाथ में कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? इलिप्टिकल पाथ, है ना? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द सन। और साथ में क्या बता रहा है? दैट जो सन है वो जो टू फोकस होते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के, उन पे से किसी एक पे होगा। मतलब सन एट वन ऑफ द टू फोकई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल पाथ है ना? और ये जो दो हमारे क्या है? फोकस हैं, F1 और F2। और जो सन है वो हमारा एक फोकस F1 पे प्लेस है, हमने यहाँ पे शो कर रखा है। क्लियर? और प्लैनेट P का है हमारा? ये रहा, जो कि इस इलिप्टिकल पाथ पे है। क्लियर? तो हमें केपलर फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? दैट प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल पाथ, और जो सन है वो हमारा किसी एक फोकस पे होगा। क्लियर? समझ में आया केपलर फर्स्ट लॉ? ओके। नाउ केपलर्स सेकंड लॉ। इट स्टेट दैट ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। हमें पता है कि जो हर प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसे करता है? इन सच अ वे, इस तरह करता है दैट लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन। जो लाइन प्लैनेट को सन से जोड़ती है वो क्या करती है? स्वीप्स
कवर ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या करेगा, जो प्लैनेट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो उस इलिप्टिकल पाथ में। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये रहा, इसमें क्या है हमारे पास, वही सेम डायग्राम है, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है। ये हमारा सन है एक फोकस पे, क्लियर है ना। और जो ये एलिप्टिकल पाथ है जो कि हमारा प्लेनेट मूव करता है अराउंड द सन। केपलर सेकंड लॉ हमें एक पॉइंट और बताता है दैट प्लेनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज़ क्लोजर टू द सन एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन। जो प्लेनेट है अगर वो सन के नज़दीक है तो वो फास्टर मूव करेगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। और अगर वो सन से दूर है तो क्या होगा, जो सन है जो प्लेनेट है वो स्लोली मूव करेगा। समझ में आया? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। हम क्या बोल सकते हैं दैट अगर प्लेनेट हमारा सन से दूर है, मान लो ये हमारा सन से दूर है, ये पोजीशन है ना, मैक्सिमम पोजीशन है, तो क्या होगा, जो ये प्लेनेट है वो स्लो रिवॉल्व करेगा, स्लो मूव करेगा। अगर यहाँ पे है तो फास्टर मूव करेगा। अब देख लो, मान लो जो प्लेनेट है इस पोजीशन पे था ए डैश पे, क्लियर, और ये जो लाइन है वो सन को और जो प्लेनेट है उसके डिस्टेंस को जो रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद वो कहाँ पहुँच गया, बी डैश पोजीशन पे, ठीक है। और जो बी डैश सी इस सन को और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस है। सो उसने कितना एरिया कवर किया, मान लो A1 एरिया, ठीक है, ये हमारा A1 एरिया उसने स्वीप किया, A डैश B डैश C, ओके। मान लो अब उसकी पोजीशन है A, अब मान लो प्लेनेट यहाँ पे है और ये हमें मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया A डैश B डैश C ये क्या है, सन के ज़्यादा नज़दीक है ना। और आफ्टर टाइम T, सेम टाइम T, वो इस B पोजीशन पे पहुँच गया, ठीक है। उसने एरिया कवर किया, ये मान लो ये है A2, दैट इज़ ABC एरिया कवर किया। तो केपलर सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि भाई वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा, कवर करेगा। तो जो एरिया A1 है वो A2 के इक्वल होगा। समझ में आया? ऐसे ही हम कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे था प्लेनेट, ठीक है, यहाँ पे था, आफ्टर टाइम T, सेम टाइम T वो यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो एरिया है मान लो ये एरिया A3 उसने कवर किया, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? बट आपको ये फिगर देख के तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई ये दोनों एरिया सेम कैसे हो सकते हैं, A2 और A1 सेम कैसे हो सकते हैं, इनकी शेप तो अलग अलग दिख रही है। अभी मैंने ये पॉइंट बताया था कि भाई जो प्लेनेट है अगर वो सन के नज़दीक है तो वो फास्टर मूव करेगा, अगर वो सन से दूर है तो स्लो मूव करेगा। बट जो एरिया है, जैसे अब मान लो ये यहाँ पर था तो यहाँ पे स्लो मूव करेगा, तो उसने मतलब डिस्टेंस तो ज़्यादा था ना, ये जो डिस्टेंस है ये तो ज़्यादा है ना, और ये उसने कम किया। बट जो एरिया होगा, ओवरऑल जो एरिया होगा वो हमारा इक्वल ही होता है। क्या होगा, इक्वल होता है। समझ में आया? केपलर सेकंड लॉ क्या बता रहा है दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो प्लेनेट है इक्वल एरिया स्वीप करेगा जब वो सन के अराउंड मूव करता है। क्लियर? आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, तो इसी में कुछ और डिस्कस करेंगे केपलर सेकंड लॉ में। सो अभी मैंने बताया कि भाई कोई भी प्लेनेट है वो फास्टर मूव करेगा व्हेन क्लोजर टू द सन एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन। सो इससे हमें हमारे मन में क्या आना चाहिए कि भाई जो प्लेनेट है डज नॉट मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड अराउंड द सन, है ना,
कि भाई जो कोई भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, सेम नहीं होगी, वेरी करेगी, है ना। क्लियर। द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन प्लैनेट इज नियरर द सन, लेस व्हेन द प्लैनेट इज फार्दर अवे फ्रॉम द सन। क्लियर। आई होप केपलर सेकंड लॉ भी आपको समझ में आया होगा, पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट इज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ में क्या बताता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन। ये हमें क्या बता रहा है, इसको भी एक वही सेम डायग्राम की हेल्प से, ये हमारा क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें प्लैनेट मूव करता है ना। और मान लो ये सन हमारा यहाँ पे है इस फोकस F1 पे। क्लियर। यहाँ पे हमारा क्या है, सन है। सो जो ये डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच में, वो मान लो हमारा r है। क्लियर। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट एंड सन। सो और मान लो ये जो प्लैनेट है वो अपना एक रिवॉल्यूशन टाइम t में कवर करता है, उसका टाइम कितना होगा, t। क्लियर। सो केपलर्स थर्ड लॉ में क्या बता रहा है, जो डिस्टेंस है उसका क्यूब, जो प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्यूब, वो r था हमारा, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन। वो उस टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है जो कि एक प्लैनेट है मूव करने में लेता है सन के अराउंड, दैट इज़ टी स्क्वायर। केपलर्स थर्ड लॉ हमें क्या बता रहा है, दैट आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड स्क्वायर। क्लियर। आर क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। टाइम क्या है, टाइम पीरियड इन विच प्लैनेट मूव अराउंड द सन, अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। क्लियर। आई होप ये तीनों लॉज आपको क्लियर होंगे। नाउ तो केपलर गेव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बट ही कुडंट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट। केपलर्स ने इन तीन लॉज को, सिर्फ तीन लॉज के थ्रू उनके मोशन को बताया था कि वो कैसे मूव करते हैं, उसकी कोई थ्योरी नहीं दी थी, कोई इसके बारे में कुछ ज़्यादा डीप में नहीं बताया था, बस बताया था कि भाई वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं, और अगर जो प्लैनेट है वो सन के पास होगा तो फास्टर मूव करेगा, अगर सन से दूर होगा तो स्लो मूव करेगा, और जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी उसकी प्लैनेट की, है ना। और थर्ड लॉ हमें बता रहा है कि भाई जो डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट एंड सन, उसका क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड के, जिस टाइम में वो सन के अराउंड मूव करता है ना। बट उसने कोई थ्योरी नहीं दी थी। इट वाज न्यूटन हु शोड दैट द कॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट। वो न्यूटन थे जिन्होंने मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में बताया था, उनके कारण के बारे में बताया था कि भी ऐसा क्यों होता है। उन्होंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक रीज़न है जो कि इनका मोशन की वजह है। न्यूटन स्टेट दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्ट ऑन द प्लैनेट। क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारे प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो कि न्यूटन ने हमें बताया था। क्लियर। इनफैक्ट न्यूटन यूज द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन टू डेवलप द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्लियर। सो हम बोल सकते हैं कि भैया केपलर्स ने इसकी थ्योरी नहीं दी थी, उनका रीज़न नहीं बताता कि किस वजह से वो ये मोशन करती हैं। क्लियर। इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है, वो न्यूटन थे जिन्होंने बताया था। और इनके बीच में क्या रीज़न होता है इनके मोशन का,
इलिप्टिकल पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, तीनों लॉज जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।